अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद और पेशे खिदमत है एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने ट्रीटमेंट बताया था लंपी स्किन डिज़ीज़ का, तो उसमें जो है ना वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो है ना वो हम लोगों ने की हैं। डिपेंड करता है कि जानवर जो है ना वो इस वक्त किस कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रीटमेंट को एडजस्ट किया और हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। बाकी ट्रीटमेंट हमारा तकरीबन सेम रहेगा। बेसिकली ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये उसी वीडियो पे मज़ीद डिस्कशन के लिए है, उसके ट्रीटमेंट जो है ना उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो भाई लंपी स्किन डिजीज़ का मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ कि लंपी स्किन वायरस की वजह से होता है ये, और लम्प्स बोलते हैं जल्द के ऊपर जो है ना वो गिल्टियाँ टाइप की नमूदार हो जाती हैं पूरे जिस्म के ऊपर। पाकिस्तान में ये पहली बार आई है, पहले इसके केसेस ज़रूर आए हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में। इस दफ़ा ये एक पेंडेमिक की शक्ल में आई है। तो वायरस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम इस वजह से करते हैं ताकि जो कंडीशन है वो जानवर की ज़्यादा वर्स नहीं हो जाए। तो इसमें सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होता है, और एंटीबायोटिक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें दो ग्रुप्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक हमने लिंकोमाइसिन स्पायरामाइसिन इस्तेमाल करना होता है, और दूसरा जो है ना वो हमने पेनिसिलिन ग्रुप इस्तेमाल करना होता है। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि आपने लिंकोमाइसिन और स्पायरामाइसिन कब इस्तेमाल करना है और पेनिसिलिन कब इस्तेमाल करना है। देखें, जानवर जो बीमार हुआ है उसके जिस्म पे जो गिल्टियाँ बन गई हैं, अगर वो फटी नहीं हैं, जब तक वो फटी नहीं है और उनके अंदर से रेशा निकलना शुरू नहीं हुआ, तो आपने लिंकोमाइसिन और स्पायरामाइसिन इस्तेमाल करते रहना है जानवर को डेली बेसिस पे। उसमें हमारे पास इंजेक्शन आ रहे हैं, लिस्पेरासिन आ रहा है हमारे पास यूएम एंटरप्राइजेज़ का, साइमंस का हमारे पास टोकोमाइसिन नाम का इंजेक्शन आ रहा है, इसी तरह हमारे पास सेलमोर फार्मा का लिंकोस्पायरा नाम से आ रहा है, माई लैब का कैप्टालीन इंजेक्शन आ रहा है, और लीड्स फार्मा का एलएसए इंजेक्शन आ रहा है। तो ये सारे इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक जल्द के ऊपर जो दाने बने हैं, गिल्टियाँ बनी हैं, वो फटी नहीं हैं। जब जल्द के ऊपर बनी हुई गिल्टियाँ जो है ना वो फटना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त आपने लिंकोमाइसिन स्पायरामाइसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ना दें इसे। फिर आप जो है ना वो पेनिसिलिन ग्रुप में लॉन्ग एक्टिंग पे चले जाएं, ठीक है। उसमें हमारे पास LAPPS का इंजेक्शन आ रहा है, कैंपेन LA आ रहा है, कम्बी पेन LA एडजान फार्मा का आ रहा है, इसके अलावा सेलमोर फार्मा का BPS LA इंजेक्शन आ रहा है। तो ये सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके अंदर पेनिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग में मौजूद है। तो ये मैंने आपको एंटीबायोटिक के बता दिया कि एंटीबायोटिक हमने किस लेवल पे और कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो होप सो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। दूसरी जो हमने लंपी स्किन डिज़ीज़ के अंदर, हमें अक्सर लोग जो है ना वो सवाल करते हैं कि जी लंपी स्किन डिज़ीज़ से कोई जानवर जिसकी हालत बहुत ख़राब हो जाए तो क्या हम जानवर का गोश्त खा सकते हैं। तो ये भी गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मसल्स की क्वालिटी क्या है, उसके मीट की, उसकी कारकेस की क्वालिटी क्या है। देखें, लम्प्स बन जाते हैं ना, तो लम्प्स की एक्सटेंशन जो है ना वो नीचे गोश्त तक होती है, और वो एक्सटेंशन अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, तो हमने कई ऐसे जानवर देखे हैं, एक टेस्ट ट्रायल के तौर पे हमने देखे हैं जिनको ज़िबा किया गया और उनके गोश्त के अंदर से बड़ी अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो गई। तो जब गोश्त में से अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाए, मतलब बुरी किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मीट की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है। तो फिर आपको वो गोश्त ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है ना वो मुज़र सेहत है, आपको नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुज़र सेहत क्यों हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ में से, ख़ास तौर पे गोश्त में से अगर स्मेल आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मीट क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है और उसके अंदर एनएरोबिक बैक्टीरियाज़ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अगर आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो कतई तौर पे अगर मैं समझता हूँ कि 10% भी इंसान की सेहत को किसी चीज़ से नुकसान हो सकता है, तो वो हमें जो है ना, हम पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता। तो डिपेंड करता है कि आपका जानवर किस लेवल पे जाके एक्सपायर हुआ है। अगर उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आपने ज़िबा किया है और गोश्त से स्मेल आ रही है, तो नहीं खाना चाहिए। अगर गोश्त से स्मेल नहीं आ रही है, आपको फ्रेश महसूस हो रहा है और उसके अंदर मसल्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो जो गिल्टियाँ बनी हैं उसके अंदर मसल्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आप खा सकते हैं। अमूमी तौर पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर दाने बन गए हैं और दाने फट गए हैं और उसके बाद जानवर एक्सपायर हुआ है,
तो आप उस गोश्त को नहीं खाएं। लेकिन अगर दाने बन गए हैं और वो फटे नहीं हैं और फिर आप जानवर को ज़िबा करते हैं तो अमूमी तौर पे ये गोश्त खाया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, कई लोग हमसे सवाल करते हैं जी डेक्स्ट्रोज़ जानवर जो है वो अमूमी तौर पे 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद इस बीमारी के अंदर खाना पीना छोड़ जाता है। इसमें इस तरह है कि 3 दिनों के बाद जानवर जो है ना वो खाना पीना छोड़ जाता है। तो हमेशा से एक बात याद रखें, कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है जिसमें जानवर खाना पीना छोड़ जाता है, तो जानवर एक दिन का भी खाना पीना अगर छोड़ जाए तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जानवर की जो कंडीशन है ना वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। जानवर के बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं, इसके अलावा जो फैट रिजर्व्स होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं और जानवर की कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है। हमने लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर बहुत कम केसेस देखे हैं जो एक्चुअल में वायरीमिया की वजह से जिनकी डेथ हुई है। बाकी जितने भी हमने जानवर देखे हैं उनमें इमेसिएशन की वजह से डेथ हुई है, मतलब खुराक की कमी की वजह से डेथ हुई है। जानवर खाना पीना छोड़ जाता है। तो जब भी जानवर खाना पीना छोड़े उसको मसनूई खुराक दें। मसनूई खुराक 2 तरीके से हम दे सकते हैं, एक मुंह के ज़रिए दे सकते हैं, एक डायरेक्ट, एक हम डायरेक्ट जो है ना वो रग के अंदर भी दे सकते हैं। तो ये 2 तरह की हम खुराकें दे सकते हैं। कभी भी जानवर खाना पीना छोड़ जाए और उसको कोई मर्ज़ लाहक है तो मैं रिकमेंड पर्सनली नहीं करता कि आप जानवर को मुंह के ज़रिए खुराक दें। ठीक है, मुंह के ज़रिए मसनूई खुराक दें। मुंह के ज़रिए जो आपने खुराक देनी है वो हम बाज़ केसेस में रिकमेंड भी करवाते हैं। उसमें लिक्विड आप सिंपली ये ग्लिसरीन ले सकते हैं। 1 बोतल 200 ग्राम की ग्लिसरीन की ले लें, 1 किलो दूध ले लें और इसके अंदर जो है ना वो मल्टी वाइटामिन्स के पाउडर आते हैं, वो तकरीबन 20 ग्राम हर वाइटामिन की जो है ना, हर पाउडर की जो है ना वो अलग से डोज होती है, तो वो आप उसके अंदर मिक्स करके जानवर को दे सकते हैं। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता। दूसरी चीज़ जो होती है ना वो मसनूई खुराक आप जो है ना जानवर की नस के ज़रिए भी जानवर को दे सकते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोज 10% आ जाता है। बड़े जानवर को 3 ड्रिपें डेक्स्ट्रोज 10% की ज़रूर लगाएं हर सूरत, क्योंकि उसको खुराक वो खा नहीं रहा और ख़ुराक अगर नहीं खाएगा तो फिर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इम्यून सिस्टम उसका पहले कंप्रोमाइज़ है, दोबारा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। 3 ड्रिपें उसको डेली बेसिस पे लगाएं, 10% डेक्स्ट्रोज, और इसके अंदर टॉनिक्स लाजमी डालें। उसमें लीवर टॉनिक है, जिस तरह हेपा सेल हमारे पास आ जाता है, हेपा गन आ जाता है, ठीक है, हेपा गार्ड आ जाता है। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड होता है, ये लीवर टॉनिक्स हैं, ये लाजमी दें। और दूसरी बात जो ड्रिपों के अंदर आपने ऐड करवानी है वो मल्टी वाइटामिन और अमीनो एसिड्स का कम्बिनेशन। जिस तरह हमारे पास सेलमोर एजेंसीज़ का एमी काम आ रहा है, सेलमोर फार्मा का ईवा आ रहा है और वेट्स फार्मा का वेट्स वीटा आ रहा है हमारे पास। तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस तरह हैं जिसमें मल्टी वाइटामिन और साथ अमीनो एसिड्स होते हैं। ये कम्बिनेशन आप लाजमी दें, ठीक है जी। तो और मसनूई खुराक या ड्रिप, डेक्स्ट्रोज 10% ड्रिप हमेशा से याद रखनी है। किसी भी बीमारी में अगर जानवर का टेम्परेचर उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर है, जिस तरह गाय के अंदर 102.8, गर्मियों के अंदर 103 नॉर्मल है, तो आपने 103 के ऊपर ही ड्रिप लगानी है। अगर 105-6 पे टेम्परेचर हो गया तो आपने कभी भी जानवर को ड्रिप नहीं लगानी, अदरवाइज़ उसको एनाफिलेक्टिक शॉक होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। चौथी चीज़ जो हमसे लोग सवाल करते हैं, जी हम स्टीरॉयड थेरेपी जो है ना वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, स्टीरॉयड का मतलब ये होता है कि जिस तरह प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन कम्बिनेशन है, या प्रेडनिसोलोन और फिनाइरामीन, क्लोरफिनाइरामीन मेलिएट का कम्बिनेशन होता है, तो एंटी एलर्जी का कम्बिनेशन होता है। भाई वायरल इन्फेक्शंस के अंदर जो स्टीरॉयड है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मज़ीद डाउन करता है, जानवर को स्ट्रेस में लेके जाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस में लेके जाता है। तो ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रेस में है, तो जानवर को वायरल अटैक हुआ है ना, तो उसका जो रिकवरी है, वो जो अलामात, सोजिश हो गई है, सोजिश तो जल्दी ठीक कर देगा स्टीरॉयड, लेकिन उस जो बीमारी है उसके कोर्स को लंबा कर देगा। तो इसीलिए ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है, आपने स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं करना। लंपी स्किन में जानवर की झालर पे, टांगों पे सोजिश हो जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जानवर को जो है ना वो स्टीरॉयड थेरेपीज़ जो है ना वो वायरल इन्फेक्शंस के अंदर नहीं करना चाहिए। 5वां जो मेन पॉइंट है वो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि लंपी स्किन डिज़ीज़ का मार्केट के अंदर सीरम जो है ना वो अवेलेबल हो गया है। लेकिन वो जो सीरम अवेलेबल हुआ है
वो कोई इतना ख़ास मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो ट्रस्टेड नहीं है, मतलब उस पे हम जो है ना वो एतबार नहीं कर सकते। तो आप जो है ना जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है उसको आप नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने एक दो जगह पे जो है ना वो सीराज जो है ना वो लगवाए हैं, वहाँ पे हमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। सीरा बेसिकली होता क्या है, आपने जानवर को एंटी वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन लगाने के बाद जो है ना वो जानवर को के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो सेहतमंद जानवर से लेके उसको बीमार जानवर के अंदर लगा दी जाती हैं। तो ये बेसिकली सीरम होता है। एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, इन एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं सीरम के अंदर। तो ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जो है ना वो सीरम के तौर पे सीरम बना के दूसरे जानवर को लगा दिया जाता है। LSD सीरम अवेलेबल है। पांचवी बात ये है कि कई लोग हमें कॉल्स करते हैं जी वैक्सीन्स जो है ना वो हमने लगवाई हैं और उसके बावजूद भी बीमारी आ गई है। तो भाई बात ये है कि वैक्सीन्स जो है ना वो पंजाब के अंदर 60% 65% वैक्सीनेशंस ऐसी हुई हैं कि चूँकि फार्मर हमारा बहुत भोला है, उसको पता है नहीं किसी चीज़ का, उसको अवेयरनेस है नहीं, बीमारी भी पहली बार आई है, तो सारी 2 नंबर वैक्सीन्स लगी हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, ठीक है। या वो वैक्सीन्स लगी हैं जिनकी कोल्ड चेन मेंटेन ही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आप लेते हैं 2 से 8 घंटे, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कोल्ड चेन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर बहुत कम कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, और कोल्ड चेन मेंटेन ना की जाए तो वैक्सीन कंप्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मैंने कई प्रैक्टिशनर्स को देखा है जिन्होंने वैक्सीनों की वाइलें जो है ना वो खोल के रखी हुई हैं, वो एक जगह पे 5 जानवरों को कर रहे हैं, फिर 3 घंटे बाद। भाई जब वैक्सीन LSD की बन जाती है तो अगले 2 से ढाई घंटे में आपने इस्तेमाल करनी होती है, और कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी होती है। तो बाकी जो वैक्सीन्स अच्छी हैं पर्सनली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने लगाई हैं, मैंने जिस जगह पे भी वैक्सीन लगाई है वहाँ पे बीमारी नहीं आई। 5 से 550 रुपये एक जानवर की जो है ना वो डोज़ बनती है अच्छी वैक्सीन की, और एक वैक्सीन हमारे पास आ रही है जिसकी 5 से 550 रुपये फ़ी जानवर बनती है वैक्सीन, और दूसरी आ रही है जिसकी 1000 से 1300 के दरमियान में वैक्सीन की डोज़ बन रही है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें। बाकी 150, 200, 250, 300, 350, 400 जो ले रहे हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपको लंपी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उससे रिलेटेड भी कमेंट करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।